हेलो एवरीवन। तो आई एम बैक विथ अ न्यू फाइनेंस का टॉपिक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई ट्राई कि मैं थोड़ा और कॉन्स्टेंटली अपलोड करूँ, बट देन आज का टॉपिक इज़ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन। इट विल बी अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन एज टू वो टॉपिक, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है उतना ही डिस्कस होगा, क्योंकि 5 मिनट में उतना ही हो पाएगा। बाकी आगे उसका प्राइसिंग, उस पर प्रॉफिट्स कैसे कमाए जाते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकती हूँ, वो आगे आगे वीडियोज़ में हम पार्ट पार्ट में सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फ्यूचर्स से। तो सोचिए कि आपका एक मस्त सा धंधा है और आप कुछ भी सोच लो, कपड़े, ब्रश, टूथपेस्ट, चप्पल, कुछ भी आप लेन देन बेचते हो, ठीक है। तो आपको एक दिन मिला कि यूएस में एक मैन्युफैक्चरर है जो आपको कम कॉस्ट पे उतना ही क्वांटिटी, उतना ही अच्छे क्वालिटी का ब्रश दे रहे। तो आपने सोचा कि हम वहाँ से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचेंगे। तो वहाँ से जब इंपोर्ट करने वाले हैं तो हमें पेमेंट भी उनको डॉलर में करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रुपीज़ है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके हम पेमेंट करेंगे, करेक्ट। पर माल आज आ गया है, हमें 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला है और 3 महीने बाद मुझे उनको $1000 पे करना है। तो अगर मुझे उनको $1000 पे करना है तो आज के हिसाब से, अगर आज का एक्सचेंज रेट इज़ ₹80 पर डॉलर, तो आज के हिसाब से मुझे ₹80 देने। लेकिन एक मिनट, एक्सचेंज रेट तो फ्लक्चुएट होता है। तो 3 महीने बाद जब मैं उसको पेमेंट करने जाऊंगी, अगर तब का एक्सचेंज रेट 90 हो गया है, तो फालतू में ही मुझे ₹10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और मैंने जो कॉस्ट बचाया वो तो यहाँ पे बचा ही नहीं, मतलब उतना ही कॉस्ट हो गया। तो फिर मैं क्यों इतना मगजमारी करूँ। तो इन ऑर्डर टू नॉट बेयर दिस लॉस, इन ऑर्डर दैट दिस लॉस डजेंट हैपन, ये ₹10,000 का लॉस ना हो, उसको हेज करने के लिए, इस रिस्क को, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को हेज करने के लिए, सिर्फ एक्सचेंज रेट नहीं, बहुत सारे रिस्क को हेज कर सकते हैं। एसेट प्राइस कम हो गया, एसेट प्राइस ऊपर हो गया, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, बहुत सारी जगह पे ये यूज़ हो सकता है। In different asset classes, futures can be used to hedge against the risk of price fluctuation. और आते हैं कि फ्यूचर्स एक्चुअली कैसे ये हेज करते हैं। तो फ्यूचर्स क्या करेंगे कि 3 महीने बाद एक प्राइस डिसाइड कर लेंगे कि इसी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होगा। जैसे हमारे एग्जांपल में हम ये एक्सचेंज रेट फिक्स कर देंगे, प्री डिटरमाइन कर देंगे कि 82 की एक्सचेंज रेट पे ही मैं रुपी एक्सचेंज करके डॉलर लूँगी और फिर उसको पेमेंट करूँगी। क्यों? इससे मेरा जो 8,000 का लॉस था वो बच गया और वो 2,000, मतलब बहुत कम हो गया। तो इट इज़ हेजिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन कितना तुम्हें हेज करना है। अगर तुम्हें पूरा हेज करना है तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। बट देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सचेंज बेस्ड एंड नॉट ओवर द काउंटर। मतलब तुम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते। मार्केट में जो अवेलेबल है आपको वही लेना पड़ेगा। अगर मार्केट में लोएस्ट 82 के स्ट्राइक प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो प्राइस हमारा प्री डिटरमाइन हुआ है, वो स्ट्राइक प्राइस पे ही आपको लेना पड़ेगा जो एक्सचेंज पे अवेलेबल है, करेक्ट। अभी जिस दिन 3 महीना, मतलब जिस दिन अपना ये मेचोरिटी आ गया, मतलब 3 महीना ख़त्म हो गया, क्रेडिट पीरियड ख़त्म हो गया, अब हमें पेमेंट करना है, तो हम 3 महीने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, सेटल करेंगे। सेटल कैसे करेंगे? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ये एक अलग सी चीज़ है कि वो नेट सेटलमेंट पे चलता है। नेट सेटलमेंट यानी जो उसका प्रॉफिट या लॉस होगा वही आपके हाथ में आएगा। मतलब अभी सपोज 3 महीने बाद मार्केट में एक्सचेंज रेट 90 हो गया, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको लेना है 82 पे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, जो आपका प्रॉफिट है ₹8 का, वो ₹8 ही आपके हाथ में आएंगे। मतलब आपको जाना पड़ेगा मार्केट में। अगर आपको डॉलर चाहिए $1000, तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और नॉर्मल जो स्पॉट प्राइस है उस पर खरीदना पड़ेगा। मतलब 90 का जो एक्सचेंज रेट अभी मार्केट में चल रहा है उसी पे आप खरीदेंगे डॉलर, रुपीस देंगे 90,000, डॉलर खरीदेंगे। और आपने जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है उसका नेट सेटलमेंट में आपको 8,000 का गेन मिलेगा। मतलब 90,000 पे किया, 8,000 मिला, नेट ऑफ 82,000 ही पे किया है आपने। तो आपको स्पॉट मार्केट में, अगर आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस के लिए कुछ आपका अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हेजिंग वगैरह नहीं है,
तो फिर सिर्फ नेट गेन मिलेगा। लेकिन हेजिंग है, अगर आपको सही में वो एसेट खरीदना या बेचना है, अगर आपको सही में डॉलर खरीदना या बेचना है, तो फिर आपको स्पॉट मार्केट में ही जाके खरीदना पड़ेगा, और फिर ये जो गेन या लॉस होगा वो सेट ऑफ करेगा आपके लॉस को। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर्स। देर इज ऑल्सो मार्क टू मार्केट कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर्स जो हम आगे की वीडियोज में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना बेसिक इंट्रोडक्शन। और ऑप्शंस, दूसरा है ऑप्शंस। फ्यूचर्स में ऐसा है कि अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि 3 महीने बाद मैं 82 रुपीज़ पे डॉलर खरीदूंगी, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो नेट सेटलमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इट इज़ एन ऑब्लिगेशन। लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, ये ऑब्लिगेशन टर्न्स इनटू अ राइट। राइट मतलब अगर आपकी मर्जी है एग्जीक्यूट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अभी ये सुनने में बहुत ही फ्लावरी लगता है, भाई ये तो मस्त है, अगर हमारे लिए फेवरेबल है तो ही हम एग्जीक्यूट करें, नहीं करना है तो मत करो, तो कुछ गेन लॉस होगा नहीं। सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम टेक्निकलिटीज़ में घुसते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस लोगों ने झेले हुए हैं। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो प्लीज़ पूरे ज्ञान के साथ, पूरे बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, हाउ इट वर्क्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं लोगों के। तो उस हिसाब से ही आपको अगर घुसना है तो घुसिए। कमिंग बैक, इट इज़ अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। In the future, after 3 months, if the exchange rate comes down to 79, 82 का हमारा एक्सरसाइज प्राइस था, हमें डॉलर लेना था 82 में, लेकिन मार्केट में तो 79 में मिल रहा है, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा दे के खरीदूँ? तो मैं जाऊंगी मार्केट में ही और 79 में ही खरीदूंगी, और मेरा जो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था उसको लैप्स होने दूंगी, एक्सरसाइज नहीं करूंगी। मतलब मैं 82 पे नहीं खरीदूंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट जाने दूंगी और 79 पे खरीदूंगी, जो हमारा स्पॉट मार्केट में प्राइस चल रहा है। अभी ऑप्शन में 2 टाइप्स हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन इज द राइट टू बाय, put option is the right to sell. Similar to futures, it can be for multiple asset classes, बहुत सारे asset classes के ऊपर आपको option मिल सकता है। It can be a right to buy equity, it can be a right to buy some currency, it can be a right to buy a lot of assets, different types of assets. तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपको ऐसे ही राइट मिल जाए। मतलब बहुत ही स्कैम जैसा दिख रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है कि आप आओ, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, अगर गेन लग रहा है तो एक्सरसाइज कर लो, वरना जाने दो। ऐसे ही थोड़ी देंगे ना इतना बड़ा ऑप्शन। तो इसके लिए स्टार्टिंग में इनिशियली एट टाइम 0 व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू पे अ प्रीमियम। प्रीमियम इतना बड़ा कुछ अमाउंट नहीं होता है, जो अंडरलाइंग एसेट का वैल्यू है, जो आपका डॉलर का वैल्यू है, उसके कुछ चंद परसेंटेज इज योर प्रीमियम। अभी वो मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है, आपको कैसे वो लोग ऑफर कर रहे हैं उसके हिसाब से, बट यू हैव टू पे सम प्रीमियम initially, and then at the end of your contract expiration, at the time of your expiry of the contract, अगर आपको लग रहा है कि फेवरेबल है तो एक्सरसाइज करिए, लग रहा है कि फेवरेबल नहीं है तो एक्सरसाइज मत करिए। अभी फॉर अ कॉल ऑप्शन, when will you exercise and when will you not exercise? अगर आपका कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस, द प्री डिटरमाइंड प्राइस एट विच यू हैव टू बाय बिकॉज इट इज़ अ कॉल ऑप्शन, इफ इट इज़ 82, लेकिन आपको मार्केट में उससे सस्ते में मिल रहा है, ये भाजी मार्केट जैसा है, अगर आपको दूसरे भैया के पास सस्ते में मिल रहा है तो फिर वहाँ से लो ना, यहाँ क्यों? अगर आपके पास राइट है टू चूज, देन चूज व्हाट इज चीपर। एंड व्हेन यू आर सेलिंग द एसेट, दैट इज व्हेन इट इज अ पुट ऑप्शन, व्हेन यू हैव अ राइट टू सेल द एसेट, व्हेन यू हैव अ चॉइस टू सेल द एसेट, यू विल सेल इट जहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा मिले, जहाँ पे आपको ज़्यादा वैल्यू मिले उस चीज़ की। तो जब भी पुट ऑप्शन है और अगर उसका एक्सरसाइज प्राइस इज 82, बट इफ द स्पॉट मार्केट गिव्स यू 79, देन यू विल एक्सरसाइज एंड गेट 82 एंड नॉट 79, तो आपका 3 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, और अगर आपका स्ट्राइक प्राइस इज 82 बट देन द मार्केट इज गिविंग यू 85, देन लेट द ऑप्शन लैप्स एंड टेक इट फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, जो आपको तभी मार्केट में 3 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो आप वहीं से लोगे ना। बट देन यू विल हैव टू ऑल्सो फैक्टर इन प्रीमियम इन योर प्रॉफिट्स और लॉसेज, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग और कैलकुलेटिंग। अगर आपका 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है लेकिन आप 5 रुपये का प्रीमियम देके बैठे हो, तो भी आप लॉस पे ही बैठे हो, नेट 2 रुपये का लॉस पे बैठे हो। तो यू ऑल्सो हैव टू फैक्टर इन द प्रीमियम अमाउंट दैट यू हैव पेड।
But then the value of an option, so there are two things: value of an option and net profit from an option, payoff from an option and a net payoff from an option. Payoff या value of an option is only the spot price at expiry एंड आपके एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस. जो इन दोनों चीज़ का डिफरेंस है वही आपका वैल्यू या पे ऑफ है. और नेट प्रॉफिट या नेट पे ऑफ है आपके प्रीमियम को फैक्टर इन करने के बाद जो आपके हाथ में पैसा रहा है वो. प्रीमियम को फैक्टर इन मतलब आपका सपोज कॉल ऑप्शन था, 82 का एक्सरसाइज प्राइस था और सपोज 85 है आपके मार्केट में, तो आपने एक्सरसाइज किया, 82 में खरीदा, 3 रुपये का प्रॉफिट किया, माइनस जो आप प्रीमियम स्टार्ट में पे करके बैठे थे. अभी उसमें ऐसा भी है कि 3 रुपये का प्रॉफिट, सपोज मैंने 2 रुपये का प्रीमियम भर के बैठी थी 3 महीने पहले, ठीक है. 3 महीने पहले इन ऑर्डर टू एंटर इनटू दिस कॉल ऑप्शन आई हैड पेड अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ और अभी आपको प्रॉफिट हुआ है 3 रुपये का. एक मिनट, कैन आई कंपेयर दीज बोथ? Can I use them both together? I am going to find the net profit that I have earned after 3 months. That is on the date of expiry. On the date of expiry, ये जो प्रीमियम मैंने 3 महीने पहले भरा था उसका वैल्यू बढ़ नहीं गया होगा. किसकी वजह से? Because of the time that has passed, because of the 3 months that have passed, the value of this money, the value of these 2 months has increased. तो टाइम वैल्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने T0 पे प्रीमियम भरा है और T3 मंथ्स पे हम नेट प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं. तो प्रीमियम को 3 महीना आगे लेके आओ, उसके बाद उसको आपके जो भी पे ऑफ होगा उससे सेट ऑफ करो और फिर आपका नेट प्रॉफिट या लॉस ढूंढो. तो आपका पे ऑफ इस 3 रुपये, प्रीमियम 2 रुपये, अगर वो 3 महीने आगे आके 2.2 हो गया तो फिर 0.8 इज योर प्रॉफिट एंड नॉट 1. तो टाइम वैल्यू कंसिडर करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वी हैव एक्सीडेड आर 5 मिनट एकदम एक्सट्रीमली. तो अभी 7 मिनट थोड़ा ज़्यादा देख लेना थोड़ा. आई होप आपको समझ में आया हो, आई होप आपको हेल्प किया हो. आगे जाके थोड़े और डेप्थ में जाएंगे. अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ले रही हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टिंग इट स्लो. आगे जाके थोड़े बेटर डीपर कॉन्सेप्ट्स लाएंगे. तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.